हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखने वाले हैं। मैं डिस्कशन भी इसमें करवाऊंगी, जितना मुझे पता रहेगा मैं वो बताने का प्रयास करूंगी। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बिहार पुलिस का घटना चक्र मैंने 25 करवाया है, आप लोग घटना चक्र को जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। फिलहाल अभी इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था। क्वेश्चन को देखिएगा, तब तक मैं बाबर के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। बाबर का 4 युद्ध याद रखिएगा। कौन कौन सा? एक 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध किसे पराजित करता है? इब्राहिम लोदी को। लोदी वंश को समाप्त करके मुगल वंश की नींव डाल दी जाती है। उसके बाद 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था। किसे पराजित किया था? राणा सांगा को। राणा सांगा को पराजित किया था। उसके बाद 1528 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो यह हुआ था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध। और इस युद्ध में किसे पराजित किया था? मेदिनी राय को। मेदिनी राय को पराजित किया था। वही 1529 ईस्वी में 1529 ईस्वी में यह लड़ा था अफगानों के साथ। अफगानों के साथ घाघरा का युद्ध। ये चारों युद्ध में बाबर ही विजय रहता है। इसकी मृत्यु 1530 में हो जाती है। इसका मकबरा कहाँ है? तो यह हो जाएगा काबुल में। काबुल में। हालांकि इसे दफनाया गया था आगरा में ही, लेकिन अकबर ने इसे फिर बाद में काबुल में दफना देता है। क्लियर। 1530 ईस्वी में शासक हुमायूं बनता है। 1530 ईस्वी में शासक हुमायूं बनता है। 2-3 युद्ध इसका ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा? तो 1539 वाला युद्ध कौन सा युद्ध हुआ था? चौसा का युद्ध। और दूसरा याद रखिएगा 1540 में हुआ था कन्नौज या विलग्राम का युद्ध। किसके साथ? शेरशाह सूरी के साथ ही। और 1540 ईस्वी में यह भारत से निष्कासित हो गया था। और 1540 ईस्वी में सूरी वंश की नींव डाली गई थी। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। 1540 से लेकर के 1545 तक शेरशाह सूरी शासक बना रहा था। 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर अभियान के दौरान हो गई थी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 1545 ईस्वी में इसका मकबरा कहाँ बनाया गया था? तो हालांकि शेरशाह सूरी ने अपना खुद ही मकबरा बनवाया था सासाराम में, लेकिन इसे पूरा किसने करवाया था? तो इसका बेटा था इस्लाम शाह। इसी ने ही शेरशाह सूरी का मकबरा को पूरा करवाया था। क्लियर। उसके बाद फिर यह एंट्री करता है 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। यह 1555 ईस्वी में लड़ता है हुमायूं। और 1556 ईस्वी में दीन पना जो पुस्तकालय बनाया था, दिल्ली में दीन पना स्थित है, वही पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। लेन पुल एक इतिहासकार थे। इन्होंने कहा था कि जिंदगी भर यह लड़खड़ाते ही रहा और लड़खड़ाते ही यह मृत्यु को प्राप्त कर लिया। किसने कहा था? तो लेन पुल ने ऐसा कहा था। लेन पुल ने। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। किसके साथ होता है बताइएगा? तो हेमू के साथ होता है। राजा हेमू के साथ, जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू शासक कौन था? तो हेमू ही था। और 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में होता है, जिसमें हेमू पराजित हो जाता है। और 1556 में अकबर जो है यह शासक बन जाता है। अब अकबर के बारे में 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। कौन कौन सा? तो 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त किया था। 1563 ईस्वी में तीर्थकर को समाप्त किया था। 1562 दास प्रथा, 1563 तीर्थकर को समाप्त किया था। वही 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। 1585 ईस्वी में अकबर ने राजधानी किसे बनाया था? तो लाहौर में बनाया था। कहाँ? लाहौर में बनाया था। पहले इसकी राजधानी कहाँ थी? तो आगरा थी। उसके बाद 1572 ईस्वी में राजधानी किसे बना लिया था? तो फतेहपुर सीकरी को बनाया था। और 1585 ईस्वी में लाहौर को राजधानी अकबर बनाया था। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी। बहुत आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जियाउद्दीन बर्नी। अमीर खुसरो 8 वंशों के शासनकाल को देखा था। 8 राजाओं के शासनकाल को अमीर खुसरो ने ही देखा था। इसके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। और ये दोनों का दरगाह कहाँ है? यह दिल्ली में ही स्थित है। निजामुद्दीन औलिया 7 शासकों का शासनकाल देखा था। अमीर खुसरो 8 शासकों का शासनकाल देखा था। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। मिनहाज उस सिराज की पुस्तक का नाम है तबकाते नासरी किसकी है? तो मिनहाज उस सिराज की पुस्तक है। और इससे दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राष्ट्रकर्ता कौन थी?
दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी? पता ही होगा कौन थी? तो यह थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो यह थी इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की यह बेटी थी। 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक यह पद पर बनी रही थी और 1540 ईस्वी में हरियाणा के कैथल जो जगह था वहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है, हत्या कर दी जाती है। कहा जाता है कि डाकुओं के द्वारा रजिया सुल्तान की हत्या कर दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश या फिर दास वंश या ममुलक वंश से संबंधित थी। अब आ रहा है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और इसने कौन से वंश की स्थापना की थी? तो दास वंश, ममुलक वंश या फिर गुलाम वंश की। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक कौन बना था? तो आराम शाह, जो कि इसका बेटा था। आराम ही फरमाते रह गया, कुछ काम धाम तो किया नहीं। आराम शाह की हत्या किसने कर दिया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम या फिर इसी का दामाद था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया, जो कि प्रथम महिला क्या बनी थी? शासिका बनी थी दिल्ली सल्तनत की। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने पर्दा प्रथा को त्याग दिया था, पुरुषों की तरह कोट एवं टोपी पहन करके आना स्टार्ट कर दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुर्कान ए चहलगान की स्थापना किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने। और तुर्कान ए चहलगान 40 दल का होता था और इसका समाप्ति किसने किया था? तो इसका समाप्ति क्या था? नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। बलबन ने, हाँ बलबन ने तुर्कान ए चहलगान को दमन कर दिया था, समाप्त कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? बात आ रही है तुगलक वंश की। पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिएगा, मैं ज़्यादा ही डिटेल करवाने का प्रयास करूंगी। यहाँ पे आ रहा है तुगलक, दिल्ली सल्तनत से ही रिलेटेड है। तो दिल्ली सल्तनत पे टोटल 5 वंशों ने शासन किया था। पहला कौन कौन सा था? तो पहला था गुलाम वंश जो शासन किया था 1206 से लेकर के 1290 तक। 1206 से लेकर के 1290 गुलाम वंश। उसके बाद शासन आता है खिलजी वंश का। खिलजी वंश कब से कब तक शासन रहा था? तो खिलजी वंश का हो जाएगा 1290 से लेकर के 1320। 1290 से लेकर के 1320 सबसे छोटा जो शासन काल रहता है खिलजी वंश का ही रहता है। उसके बाद शासन आता है तुगलक वंश का। तुगलक वंश का शासन काल 1230 से लेकर के 1206 से 1290, 1320 से लेकर 1290 से 1320 खिलजी वंश का था। और 1320 से लेकर के 1414 तक किसका शासनकाल था? तुगलक वंश का था। वही तुगलक वंश के बाद फिर कौन सा वंश आता है? सैयद वंश। और 1414 से लेकर के 1451 तक तुगलक वंश का शासन रहता है। और 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक लोदी वंश का शासनकाल। एक बार फिर से देखिएगा, कन्फ्यूज हो गए होंगे। 1206 से लेकर के 1290 गुलाम वंश, 1290 से लेकर के 1320 तक किसका शासनकाल था? तो हो जाएगा खिलजी वंश। 1320 से लेकर के 1414 किसका? तुगलक वंश। सब सर्वाधिक शासनकाल तुगलक वंश का ही था। और 1414 से लेकर के 1451 तक किसका शासनकाल था? तो हो जाएगा सैयद वंश का। और 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक शासनकाल रहा था किसका? लोदी वंश का। तो यहाँ पे क्वेश्चन है गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश की साम्राज्य की स्थापना की थी? देखिएगा 1320 ईस्वी में। 1320 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। गयासुद्दीन तुगलक को ही निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान किया था, वहाँ उसे कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई थी, इसलिए निजामुद्दीन औलिया से ही कुछ ज़मीनें मांगने की बात कही थी। इसीलिए गयासुद्दीन तुगलक को ही निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। लकड़ी की जो महल था उसी से गिर करके उसी के अंदर दब करके गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक शासन बनता है, जो कि सर्वाधिक पढ़ा लिखा शासक था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगोल के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? बताइएगा, कहाँ के मूल निवासी थे? ऑप्शन है मध्य भारत, मध्य यूरोप, मध्य एशिया। इजी ही है। 1526 ईस्वी में मुगल वंश की नींव डाली गई थी, मध्य एशिया। ऑप्शन नंबर सी। बाबर का जन्म हुआ था फरगना में। कब हुआ था? तो 1483 ईस्वी में हुआ था। 1483
1883 ईस्वी में, शायद इसका वैलेंटाइन डे के दिन जन्म हुआ था, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन किसी का एक जन्म हुआ था वैलेंटाइन डे के दिन, आई मीन 14 फरवरी 1483 को ही इसका जन्म हुआ था। मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप लोग एक बार कंफर्म कर लेंगे, सॉरी, एक बार कंफर्म करके बताएंगे कि इसका जन्म कब हुआ था बाबर का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? ऑप्शन में मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि इसकी बेगम ने ही इसके मकबरा का निर्माण करवाया था। इसकी बेगम का नाम था हमीदा बानो बेगम। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ भी नहीं, ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। हुमायूं की मृत्यु 1556 में हो जाता है, जनवरी 1556 में दिन पना भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके ही, और इसकी मकबरा का निर्माण उसकी बेगम ने ही करवाया था, इसलिए इसका राइट आंसर कुछ भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदर लेखन को, सुंदर लेखन को। नेक्स्ट है, राज राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? राज राजेश्वर मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था? बताइएगा, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राज प्रथम ने, और यह कहाँ स्थित है? तो यह तंजौर में है, तंजौर या फिर तंजावुर में है, ऑप्शन नंबर सी। चोल वंश से संबंधित है, चोल वंश से संबंधित है। बृहदेश्वर का मंदिर भी राज प्रथम ने ही निर्माण करवाया था। श्रीलंका के उत्तरी श्रीलंका पर अभियान किया था और उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार करके वहाँ से टैक्स वसूलता था, जबकि पूरा श्रीलंका को शामिल कर लिया था चोल वंश में। कौन? तो राजेंद्र चोल ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? 14 नवंबर 1989 को हुआ था, 1989 को हुआ था, इलाहाबाद में। अब इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 27 मई 1964 को इनका जन्म, एक बार सुनिएगा, इनका जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 को हुआ था, 1889 को हुआ था, शायद उस टाइम 1989 लिख दिए थे। 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था और 27 मई 1964 को नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 नवंबर 1889। आगे है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था। दांडी मार्च कब अभियान छेड़ा गया था? तो यह 12 मार्च को, हाँ 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल को कंप्लीट हो गया था। और 6 अप्रैल को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था, 2 चरणों में चला था। 1934 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्णतः समाप्त हो गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितने अनुयायियों के साथ? तो 78 अनुयायियों के साथ, 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से इसे प्रारंभ किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 दिन का यह लंबी यात्रा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? आज का लेवल बहुत ही शानदार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक का, बाल गंगाधर तिलक का। कांग्रेस के कोई भी अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने नहीं किया था, लेकिन भाग लिए थे। कौन से अधिवेशन में? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। अंबिका चरण मजूमदार ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, और इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे ले करके रहूँगा। इनकी महत्वपूर्ण पत्रिका याद रखिएगा, केसरी और मराठा। केसरी और मराठा। केसरी किस भाषा में थी? यह मराठी भाषा में थी। वही मराठा किस भाषा में था? तो मराठा जो था यह इंग्लिश भाषा में था, हाँ इंग्लिश में था। क्लियर। और इसके पुस्तक का नाम क्या है? तो गीता रहस्य। गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? तो यह हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक का ही। और इन्होंने 1893 में, हाँ 1893 ईस्वी में इन्होंने गणेश उत्सव को प्रारंभ किया था। गणेश उत्सव को 1893 में, और 2 वर्ष बाद ही 1895 में इन्होंने शिवाजी उत्सव को प्रारंभ किया था। क्लियर। इनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो आप लोगों को पता ही होगा। असहयोग आंदोलन जिस दिन प्रारंभ किया गया था, असहयोग आंदोलन किस दिन? तो 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था, और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरा सबसे बड़ा बचाव पक्ष चला गया। इनकी मृत्यु के बाद कौन कहे थे? तो महात्मा गांधी ने कि मेरा सबसे बड़ा बचाव पक्ष चला गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
11 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1930 ईस्वी में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है CR दास, स्वामी सहजानंद सरस्वती। यहीं से इसका राइट आंसर मिल गया होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो कि भूमिहार ब्राह्मण होते हुए भी जमींदारी प्रथा के खिलाफ थे, जमींदार के खिलाफ होते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको किसान आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका है। ये कहाँ के थे तो पता ही होगा, यूपी में इनका जन्म हुआ था। जमींदारी उन्मूलन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने ही 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और इस अधिवेशन में कौन भाग लिए थे? तो जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नील दर्पण के लेखक कौन थे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। नील दर्पण। नील आंदोलन कब हुआ था? नील विद्रोह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1859-60 में। 1859-60 में हुआ था, बंगाल वाले क्षेत्र में। बिहार वाले में भी देखने को मिला था, लेकिन सर्वाधिक बंगाल में हुआ था। और 1859 ईस्वी में। और इसी की चर्चा किए थे कौन? तो यह किए थे दीनबंधु मित्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नील दर्पण के लेखक कौन हो जाएंगे? दीनबंधु मित्र। क्लियर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ एंटेगो? इंग्लिश से है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ इनसेन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट विच इज फिट टू बी ईटेन इज नाउ इज। 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज इन नेम ओनली? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नॉमिनल। सोहन मकान के भीतर है, कौन सा कारक प्रसर्ग है? मैंने आप लोग को बताया कि कर्ता ने कर्म को, ये जो पोएम टाइप का है उसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से बहुत सारे आप लोगों का कारक से संबंधित क्वेश्चन डील हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोहन मकान के भीतर है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर संबोधन हे अहो अजी अरे, इसी तरह से होता होगा, मुझे उतना अच्छा से याद है नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध दिया गया है बताइएगा। मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया, यह क्या है? सही दिया गया है। उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है? उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है? तो यह कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा बताइएगा। कमल का अरविंद, राजीव, जलज, सरोज, पंकज, अंबुज, पुंडरिक, जलजात, नलिन, यह सब किसका पर्यायवाची है? तो कमल का है। अरविंद, राजीव, जलज, सरोज, पंकज, अंबुज, पुंडरिक, जलजात, नलिन, यह किसका है? तो यह कमल का है। अब ऑप्शन देखिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद। अरविंद हो जाएगा। जलद नहीं होगा, जलज रहता है, जलज अगर रहता है तब यह इसका पर्यायवाची शब्द होता है। आगे बढ़ते हैं, लोहे का चना चबाना, मुहावरे का अर्थ। लोहे का चना चबाना, इसका हो जाएगा संघर्ष करना, बहुत कठिन मेहनत करना। दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गुजरती है। दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस कहाँ से गुजरती है? तो दिल्ली से गुजरती हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, गीतांजलि एक्सप्रेस के बीच चलती है। गीतांजलि एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? तो यह चलती है हावड़ा से मुंबई के बीच, हावड़ा से मुंबई के बीच। नेक्स्ट है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, मुझे याद नहीं है गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर मैं सही हूँ तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो सकता है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। आप लोग बताइएगा गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। दक्षिण नवल कमांड का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण नवल कमांड का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो कोची हो जाएगा, कोची। और पूर्वी कमान विशाखापट्टनम, पश्चिमी कमान मुंबई, पश्चिमी कमान मुंबई। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरा मिलिट्री दल है? कौन सा है? तो असम राइफल्स की स्थापना की गई थी 1835 ईस्वी में। CRPF की स्थापना की गई थी 1939 ईस्वी में। CISF की स्थापना 1969 में, 1969 में।
आईटीबीपी, आईटीबीपी की स्थापना की गई थी 1962 में, आईटीबीपी की स्थापना 1962 में, और बीएसएफ की स्थापना 1965 में की गई थी। क्लियर। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम राइफल 1835, सीआरपीएफ 1939, सीआईएसएफ 1969, आईटीबीपी 1962, बीएसएफ 1965। क्लियर। पूर्व नवल कमांड कहाँ स्थित है? पूर्व नवल कमांड कहाँ स्थित है? कहाँ है? क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। अभी हमने बताया दक्षिण का कोची, पश्चिमी का मुंबई। निम्नलिखित में कौन सा भारत का राष्ट्रीय गीत है? भारत का राष्ट्रीय गीत, गान तो जन गण मन है, गीत हो जाएगा वंदे मातरम। वंदे मातरम कब गाया गया था? तो यह गाया गया था 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने किया था, और इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वही राष्ट्रीय गान क्या है? तो जन गण मन है। भारत के उप राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति पता ही होगा कौन थे? एस राधा कृष्ण, एस राधा कृष्ण। 1952 ईस्वी से 1962 ईस्वी तक यह इनका कार्यकाल था। अभी वर्तमान में कौन है? तो जगदीप धनखड़ जी हैं। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा हो जाएगा? मोर, मोर। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो पावो क्रिस्टेटस। पशु बाघ है। ये सब तो इजी क्वेश्चन है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? रेल मंडल की संख्या पहले 16 थी, अब 18 हो गया है। 16 पहले 17 था, फिर अब 18 कर दिया गया है। 18वां कौन बना है? तो विशाखापट्टनम बना है। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पूर्व रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? या कोलकाता में है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बताइएगा। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो यह हो जाएगा नई दिल्ली। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई, दक्षिण रेलवे चेन्नई। मध्य रेलवे, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई हो जाएगा। वही दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो कोलकाता हो जाएगा। क्लियर। उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। वही दक्षिण पश्चिम रेलवे का हो जाएगा कहाँ? तो हुबली हो जाएगा, हुबली। वही पूर्वी तट रेलवे का भुवनेश्वर, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर, पूर्व मध्य रेलवे इसका मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलकाता मेट्रो रेल कोलकाता, और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का कहाँ है? तो बिलासपुर है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो बड़ौदा में। कोची बंदरगाह कहाँ स्थित है? कोची बंदरगाह कर्नाटक। कोची बंदरगाह केरल में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। कोची बंदरगाह कहाँ है? तो केरल में है, केरल में। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। इनकी पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। धन निष्कासन का सिद्धांत इसी पुस्तक में दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूलन की थी? सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक के द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा। ऑप्शन में देखते हैं कि नहीं? हाँ, ऑप्शन नंबर सी। लोगों को लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने की थी? अब्राहम लिंकन ने, अब्राहम लिंकन ने, जो कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है, 21 वर्ष। कोई वोट देने का अधिकार तो 18 वर्ष नहीं है। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायती राज की रचना की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1957 में, 1957 में। वही अशोक मेहता ने द्विस्तरीय,
सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था पंचायती राज? तो राजस्थान के नागौर में। कब? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। फिर दूसरा राज्य कौन सा था? तो यह आंध्र प्रदेश था, जहाँ पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, आंध्र प्रदेश में। संविधान को संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान की। तो यह हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1976। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः नमक का स्रोत है? नमक का स्रोत कौन सा है बताइएगा? बॉक्साइट, हेलाइट, कैल्साइट, पाइराइट। बॉक्साइट तो एल्युमिनियम का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेलाइट। मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? इजी क्वेश्चन। मूत्र में कौन सा एसिड? तो यूरिक एसिड हो जाएगा। सेम में मैलिक एसिड। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? तो दही में। नेमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? नेमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? यूरिक एसिड का रासायनिक नाम याद रखिएगा, C5H4N4O3। C5H4N4O3। यहाँ क्वेश्चन है, नेमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? फाइलेरियासिस। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? तो संक्रमण से लड़ना। एंजाइम मदद करता है, एंजाइम मदद करता है भोजन पचाने में। भोजन का पाचन समान रूप से कहाँ होता है? भोजन का पाचन समान रूप से छोटी आंत में होता है। समान पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? सेल्सियस में बताया ना कि फ़ारेनहाइट में। तो 36.9 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी। फ़ारेनहाइट में अगर रहता तो यह हो जाता 98.6 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 46। सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? सबसे बड़ी धमनी महाधमनी, एओर्टा के नाम से। केटला और रोहू दृष्टांत है। केटला और रोहू क्या है? तो हो जाएगा फ्रेश वाटर फिश। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, रोहू और केतला जो है मीठे पानी में ही पाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaOCl2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके इसे बनाया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को। CaOCl2 आई मीन कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड हो जाएगा। एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? एल्बो ज्वाइंट ये हो जाएगा हिंज ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट का उदाहरण है। हाथों हाथ में कौन सा समास है? हाथों हाथ यह हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव का अर्थ होता है अव्यव हो जाना। वास्तव में यह क्रिया विशेषण अव्यय का काम करता है, अर्थात विशेषता बताता है। पहले खंड की प्रधानता होती है, उदाहरण हाथों हाथ। क्लियर? इसका डिस्कशन तो उतना अच्छा से दिया नहीं गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही नहीं है? कौन सा शब्द है जो सही नहीं दिया गया है? उज्ज्वल है जो गलत है। उज्ज्वल है जो गलत है। उज्ज्वल इस तरह से लिखा था, उ आधा ज फिर आधा ज और ब ल। आप लोग ये सोच रहे हो क्या मैं बता रही हूँ? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी है। निम्नलिखित किस शब्द में समास है? ये सभी में समास है। यथाशक्ति, राजा रानी, राजाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राजाध्यक्ष में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष है। राजा रानी में द्वंद्व समास है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है इंग्लिश से क्वेश्चन। देखते हैं, फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। इंडिपेंडेंस हैज़ ब्रॉट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बट मेयर लॉज, यहाँ पे फिल करना है, इक्वल राइट वाज नॉट इनफ। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज अर्निंग आउट। अर्निंग आउट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिसॉल्विंग। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज एरर, इसमें से एरर पहचानना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों के भारत यात्रा आने का क्रम बताना है। फाहियान, फाहियान फो क्यू की इसकी पुस्तक हेनसवान सीयू की। फाहियान जो आया था यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में।
फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही आया था। हेन स्वांग हर्षवर्धन के समय आया था। थॉमस रो यह आया था जहांगीर के समय जहाँ तक मुझे पता है। सबसे पहले गुप्त वंश चला था, उसके बाद वर्धन वंश होगा, उसके बाद हाँ तो 231 होगा, 231 ऑप्शन नंबर सी होगा। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही, विक्रमादित्य, और हेन स्वांग के समय हर्षवर्धन। सी किसका पुस्तक है। थॉमस रोज आया था जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी था। पता ही होगा, आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर ए। आर्यभट्ट का जन्म 475 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुआ था। दशमलव प्रणाली का आविष्कार इन्हीं के द्वारा किया गया है। यह गुप्त काल से संबंधित है। सूर्य सिद्धांत तथा आर्यभट्टियम इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। 326 ईसा पूर्व, हाँ 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय नंद वंश का शासन चल रहा था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद क्या था, शासक था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 323 ईस्वी में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी बेबीलोन में। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। राजा पोरस के साथ झेलम नदी के किनारे युद्ध लड़ता है जिसे हाइडेस पीस या फिर बितस्ता का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब का अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब संविधान का विधि प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण का अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर सी। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पे क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ कर सकते हैं, तय कर सकते हैं, कहाँ बताइएगा। सुनिएगा, इसका राइट आंसर नहीं दिया गया है। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्ति अस्थायी न्यायाधीश भारत में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अलावा किसी भी न्यायालय में अथवा प्रतिकारी के सामने बहस अथवा कार्य नहीं कर सकता। इसे यह सुनिश्चित होता है कि वह भविष्य में किसी लाभ की आशा से किसी के साथ पक्षपात न करे। यहाँ कहीं भी नहीं कर सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है। कहीं भी नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को आयु तक सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का सेवानिवृत्ति तो उम्र होता है 65 वर्ष। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है धौलावीरा। कहाँ है, गुजरात में। लोथल भगवा नदी के किनारे है, कहाँ, गुजरात में। हड़प्पा रावी नदी के किनारे माउंट गोमरी जिला में है, पाकिस्तान में। इसकी खोज 1921 ईस्वी में किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, लड़काना जिला, पाकिस्तान में। और इसकी खुदाई किसने किया था, तो राखल दास बनर्जी ने। निम्नलिखित में से किसके हमारे सौर मंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है। तो ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है, बृहस्पति का होता है, मंगल का होता है, प्लूटो का नहीं होता है। पहले होता था, 2006 में इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अनाथ किस दिन होता है। दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अनाथ किस दिन होता है। 22 दिसंबर को। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है। चंद्रमा है, एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। गुवाहाटी में। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई थी। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई है, तो 1911 ईस्वी में, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा परिवहन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। ASLV का पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन नंबर ए। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब तो इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब तो पूछना चाहिए था रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ में है, तो उत्तराखंड में है। इसका सबसे पहला नाम था हेली नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। इसका नाम 1957 में कर दिया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क।
और अब इसका नाम कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। याद रखिएगा, सबसे पहला जो पार्क था यही था हेली नेशनल पार्क उत्तराखंड। इसका नाम 1957 में क्या कर दिया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यहाँ पे है बी डोरई स्वामी अयंगर बजाते हैं। बी डोरई स्वामी अयंगर क्या बजाते हैं, तो वीणा। भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी, भरतनाट्यम तमिलनाडु। मोहिनीअट्टम केरल, मोहिनीअट्टम केरल। कथकली केरल। उत्तर प्रदेश का कथक, या फिर उत्तर भारत कह लीजिए, या कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। सतरिया कहाँ का है, सतरिया, सतरिया हो जाएगा असम का, असम का। मणिपुरी मणिपुर का। उड़िया उड़ीसा का। ये सब 8 शास्त्रीय नृत्य है, वही मैं बता रही हूँ। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। लोहे की तिल्ली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तर रही है। जब लोहे की तिल्ली को हटा दिया जाए तो पानी का स्तर वही रहेगा। आकाश में उड़ते पक्षी में होती है। आकाश में उड़ते पक्षी में होती है। न तो गतिज और न तो स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। गति के सूत्र एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में एस का मतलब है, एस का मतलब इनमें से कोई नहीं। एस का मतलब कुछ नहीं दिया गया है। एस का मतलब ऐसे होता है इक्वल टू टी, मतलब समय होता है, सेकंड होता है। इसका कुछ नहीं होगा। सोने का सूक्ष्मतम स्वरूप कौन सा है, सोना का सूक्ष्मतम रूप जो है यह 24 कैरेट हो जाएगा। 24 कैरेट। 24 कैरेट सोना में सोने की मात्रा 99.9% होती है। सोना जो होता है 24 कैरेट का, यह इतना लचीला होता है कि इससे गहना नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए 22 कैरेट का गहना बनता है। पता होगा 22 कैरेट, 18 कैरेट, ये सब का, ये सब में थोड़ा तांबा ज़्यादा मिलाया रहता है। 18 कैरेट में थोड़ा ज़्यादा, 22 कैरेट के अपेक्षा में। कोयला किस प्रक्रिया से बनता है, कोयला किस प्रक्रिया के द्वारा बनता है, तो कार्बोनाइजेशन प्रक्रिया के द्वारा। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने किया था, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने किया था, तो यह किया था विलियम हार्वे ने। ऑप्शन नंबर बी, हार्वे ने 1628 ईस्वी में। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया, चार्ल्स डार्विन ने। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन। अंधों की पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं, आज कम से कम 80+ क्वेश्चन सही होना चाहिए क्योंकि लेवल बहुत ही इजी है। अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं ब्रेल लिपि। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है, तीव्रता आयाम से। ऑप्शन नंबर ए, आयाम से। इसका एक ट्रिक भी था, मुझे याद नहीं आ रहा है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए याद रखिएगा तीव्रता आयाम। तारत्व का आवृत्ति हो जाएगा, तारत्व का आवृत्ति हो जाएगा। इसका कुछ ट्रिक था, मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई वीडियो में अगर याद आएगा मैं बता दूंगी। सीड्स क्या है, सीड से क्या है, तो घातक मृत्यु रोग है, घातक मृत्यु रोग है। पीत रस का कार्य होता है, तो पीत का जो मेनली जो काम होता है ना, यह वसा का एम्लेसीकरण करना होता है। कहाँ से स्राव होता है, तो यकृत से। जमा कहाँ रहता है, तो पित्ताशय में। यह क्षारीय होता है, इसकी प्रकृति जो होती है क्षारीय होती है। एटिनिल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है, एटिनिल रक्तचाप घटाने के लिए, रक्तचाप घटाने के लिए। एटिनिल एक प्रकार का औषधि होता है जिसका उपयोग रक्तचाप के मरीजों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए परिपथ के अनुसार परिपथ में धारा की संगणना कीजिए। न्यूमेरिकल है, यही जो है बिहार पुलिस को हार्ड बनाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है, ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है, तो हो जाएगा काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। डीपीटी, डीपीटी नहीं होगा, डीडीटी, डीडीटी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मैथ है, इसका राइट आंसर मिला लीजिएगा। 87 का हो जाएगा ए। 88, 88 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
89, 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 90, 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे तो मैं PDF इसका दूंगी ही टेलीग्राम पे। एक दो PDF है जो अभी नहीं मैं दी हूँ, वो भी मैं जल्दी ही उसको डाल दूंगी। आप लोग का कमेंट आया था 91 का हो जाएगा सी, 92 का ऑप्शन नंबर बी। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे जहाँ तक हो उसे शेयर भी किया करें। 93 का ऑप्शन नंबर ए, इससे मुझे हेल्प मिल सकेगा। 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 95 सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है तो यह हो जाएगा धोने का सोडा। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? जेनेटिक कोड की खोज 1922 ईस्वी में हरगोविंद खुराना ने की थी। हरगोविंद खुराना ने की थी। ये भारतीय मूल के ही थे लेकिन अमेरिकी थे, मतलब भारतीय अमेरिकी थे। पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो घेंघा होता है। ऑप्शन नंबर डी। आगे है 99, एक ऋजु रेखा पर दो आसन कोणों का मान मैथ से है, देख लीजिए। 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र में से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 80 प्रश्न तो सही होने ही चाहिए क्योंकि लेवल बहुत ही ईजी था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कर लेंगे, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे मुझे हेल्प मिलेगी और इसे शेयर भी किया करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।